हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। अगर विस्तृत में पूछा जाएगा तो किस तरह से आंसर लिखना है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप लिखोगे प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों तरह के तत्व शामिल हैं। प्रबंधन में कलात्मक तत्वों के लिए रचनात्मक और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत होती है, वहीं वैज्ञानिक तत्वों के लिए व्यवस्थित ज्ञान और सिद्धांत की ज़रूरत होती है। प्रबंधन में विज्ञान और कला एक विवेकपूर्ण मिश्रण होता है। अगर अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका आस्क किया जाता है तो सिर्फ इतना ही आपको लिखकर आना है, ठीक है। और अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप लिखोगे कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों के रूप में समझने के कारण, और इसमें आपको लिखना है कि प्रबंधन में किसी निश्चित उद्देश्य को हासिल करने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग करना ज़रूरी होता है। प्रबंधन सिद्धांत भी परीक्षण पर आधारित होते हैं। प्रबंधन में विज्ञान का ज्ञान और उसे लागू करने की कला हासिल करनी चाहिए। प्रबंधन में कलात्मक तत्वों के लिए रचनात्मक और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत होती है। प्रबंधन में संगठनों के भीतर प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और निर्णय लेने के लिए कला की रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि प्रबंधन को कला और विज्ञान दोनों के रूप में समझने के फायदे। इसमें आप लिखोगे कि प्रबंधन में कला और विज्ञान एक विवेकपूर्ण मिश्रण होता है। प्रबंधन में विज्ञान और कला परस्पर अन्य नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रभावकारी योजना की आवश्यकताएं लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप पहले हेडिंग डालोगे प्रभावी योजना बनाने के लिए ये ज़रूरी है। क्या क्या है? फर्स्ट लिखोगे योजना में लचीलापन होना चाहिए। योजना में विद्यार्थियों की पूर्व समझ को ध्यान में रखना चाहिए। योजना में विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए संसाधनों और गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण के स्तर के बारे में पता लगाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट आप लिखोगे योजना में पाठ कितनी अच्छी तरह पढ़ाया गया है और विद्यार्थियों ने क्या सीखा, इस पर गौर करना चाहिए। योजना में विषय वस्तु के सभी तत्वों को शामिल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों को विषय को समझने में मदद करने वाले तरीके शामिल करने चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों को सीखने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के तरीके शामिल करने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों को सीखने के लिए संसाधनों का उपयोग उनकी पूरी क्षमता तक करने के तरीके शामिल करने चाहिए। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन है आपने यहाँ पर याद भी कर लिया होगा कि प्रभावकारी योजना की आवश्यकताएं लिखिए। तो प्रभावी योजना बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रभावकारी योजना की क्या आवश्यकता है। क्लियर। चलिए इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि विकेंद्रीकरण में संगठन में निर्णय लेने का अधिकार फैला दिया जाता है, जबकि सौंपने में किसी खास काम को किसी दूसरे को सौंपा जाता है, ठीक है। विकेंद्रीकरण में संगठन में निर्णय लेने का अधिकार फैला दिया जाता है, जबकि सौंपने में किसी खास काम को किसी दूसरे को सौंपा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि विकेंद्रीकरण का अर्थ संगठन में शक्ति और जिम्मेदारी का वितरण, किसी काम को किसी दूसरे को सौंपने की प्रक्रिया, संगठन को छोटी इकाइयों में बांटना, किसी काम को किसी दूसरे को सौंपना, जिम्मेदारी अधीनस्थों को निर्णय लेने का अधिकार देना,
किसी काम को किसी दूसरे को सौंपना। उदाहरण, विभाग प्रमुखों को अपने विभागों के लिए निर्णय लेने का अधिकार देना, किसी सहायक को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपना। ठीक है, उदाहरण आप क्या क्या लिख सकते हो कि विभाग प्रमुखों को अपने विभागों के लिए निर्णय लेने का अधिकार देना। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे किसी सहायक को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है। इतना तो आपको अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट भी यहाँ पर देख लीजिए कि विकेंद्रीकरण के फ़ायदे। इसमें आप लिखोगे कि संगठन में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय संस्थाओं को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक फैसले लेने की आज़ादी मिलती है, संगठन में लचीलापन आता है, निचले स्तर पर तेज फैसले लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि संगठन के काम करने के तरीके में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण के फ़ायदे क्या हैं, विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है। आई होप आपको गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है कि औपचारिक संगठन क्या है। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि औपचारिक संगठन क्या है। आप लिखोगे औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। इन नियमों के आधार पर संगठन की गतिविधियों और संचालन होता है। औपचारिक संगठन में संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गतिविधियों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसे यहाँ पर विशेषताएं भी देख लीजिए। आप लिखोगे कि औपचारिक संगठन की विशेषताएं। इसमें आपको लिखना है कि इसमें नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। इन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करके संगठन की गतिविधियां और संचालन होता है। इसमें श्रम का विभाजन और सत्ता का स्पष्ट रूप से परिभाषित पदानुक्रम होता है। इसमें संगठन की भूमिकाओं, देखिए किस तरह से लिखना है कि इसमें संगठन की भूमिकाओं, पदों और नियमों और प्रक्रियाओं की योजना बनाने और उनका वर्णन करने के लिए एक खाका होता है। इसमें अपेक्षाएं आधिकारिक भूमिकाओं को परिभाषित करती हैं। इसमें औपचारिक पदों और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको बाद में लिखना है कि औपचारिक संगठन के उदाहरण कंपनियां, सरकारी एजेंसियां, स्कूल, धार्मिक संस्थान, न्यायिक प्रणाली। तो औपचारिक संगठन क्या है वो भी आपने देख लिया। औपचारिक संगठन की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं उनको भी आपने लॉग में देख लिया। ठीक है, विस्तृत में आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लिखोगे कि संचार प्रक्रिया में शोर का मतलब है संदेश को समझने में बाधा डालने वाला कोई भी तत्व। इसे हस्तक्षेप भी कहा जाता है। शोर किसी भी बिंदु पर संचार प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। संचार में शोर के प्रकार शारीरिक शोर, आंतरिक, मनोवैज्ञानिक शोर, आंतरिक, शारीरिक शोर, बाहरी, अर्थ संबंधी शोर, शब्दों की समझ, पर्यावरणीय शोर। संचार शोर के उदाहरण, इसमें आप लिखोगे किसी शब्द के अर्थ में अस्पष्टता, भौतिक ध्वनि, मानसिक गड़बड़ी, सूचना विनिमय में त्रुटियां और गलत फहमियाँ। तो संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है उसको आपने देखा। अब यहाँ पर हेडिंग आपको डाले हैं संचार शोर से निपटने का तरीका। इसमें आप लिखोगे कि संचार शोर की बाधाओं को पहचानें और कम करें। संदेशों को सटीक और व्यापक रूप से संप्रेषित करने के लिए रणनीति बनाएं। जब भी संभव हो दूसरे से फीडबैक लें। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि संदेश को समझने में आसान बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। संचार शोर को समझना स्पष्ट और कुशल संचार के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप वहाँ पर इस तरह से लिख कर आओगे कि मानव संसाधन, इसमें लिखोगे किसी देश या संगठन के लिए योग्यता, कौशल, क्षमता और ज्ञान वाला
लोगों का समूह है। मानव संसाधन में उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पूंजी है। मानव संसाधन प्रबंधन कार्मिक प्रबंध से ज़्यादा विकसित अवधारणा है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव संसाधन की प्रकृति। इसमें आपको लिखना है मानव संसाधन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हो सकता है। मानव संसाधन को व्यावसायिक संगठन व्यय के रूप में दिखाया जाता है। और फिर आप लिखोगे लेकिन उन्हें पूंजी और निवेश के रूप में भी दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद आप लिखोगे कि मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधाएं दी जाती हैं। मानव संसाधन विकास के लिए निरंतर शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा की ज़रूरत होती है। मानव संसाधन विकास के लिए करियर विकास के अवसर भी दिए जाने चाहिए। मानव संसाधन विकास के लिए अनुपालन प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को मानव पूंजी प्रबंधन यानी HCM सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप लिखोगे कि मानव ही प्रकृति के अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों का विकास करते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया था कि मानव संसाधन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। आपने यहाँ पर देखा कि मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन की प्रकृति क्या है और मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको विस्तृत में यहाँ पर मिल रहा है और सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निर्देशन के सिद्धांत लिखिए। कुछ और भी आपके सिद्धांत हैं, पहले इनको देख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। निर्देशन के सिद्धांत ये हैं। फर्स्ट है उद्देश्यों का सामंजस्य। नेक्स्ट है कमान की एकता। नेक्स्ट है दिशा की एकता। अगला ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। नेक्स्ट है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि निर्देश की एकता। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, निर्देशन के सिद्धांत आपने देख लिए। निर्देशन के बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। आप लिखोगे कि निर्देशन किसी संगठन में कर्मचारियों से काम करवाने का तरीका है। निर्देशन के जरिए संगठन के विकास को बढ़ाया जाता है। निर्देशन के जरिए व्यक्ति की समस्याओं को समझा जाता है और उनका समाधान निकाला जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि निर्देशन के जरिए व्यक्ति की आत्मविकता बढ़ाई जाती है। और आप लिखोगे कि निर्देशन के जरिए व्यक्ति को सही शिक्षा, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम चुनने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि निर्देशन के जरिए व्यक्ति और संगठन के बीच विसंगतियों को कम किया जा सकता है या फिर कम किया जाता है। तो निर्देशन के सिद्धांत लिखिए। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्देशन के सिद्धांत अगर क्वेश्चन वहाँ पर आस्क किया जाता है तो उसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उन क्वेश्चंस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा गाइस। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और एक बार अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए गाइस यहाँ पर आप देख लेते हैं कुछ और भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन आपका विस्तृत प्रश्न में ज़्यादातर दिया जाता है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, सही से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।